नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में होने वाले तमाम रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा टॉपिक चल रहा है CISI पार्ट 1, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 37 होने वाला है। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 37 का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस हमें बताना है किसका, कि 12.5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 15,000 रुपए की राशि पर CISI के बीच का अंतर हमें बता। देखिए, इसमें या तो आप सिंपली नेट 12.5% का मतलब होता है 12.5% को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/2%, या फिर हम इसको 1/8 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जो इसकी होती है। ठीक है, हम या तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो स्क्वायर रूट में होता है डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। इस फॉर्मूले पे अगर हम सिंपली इसकी वैल्यू रख लें तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना दे रखा है? 12.5 है ना, तो 12.5 को हम 1/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। ये 100 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, क्योंकि ये आर क्या है एक्चुअल में? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये परसेंट है। जब हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम इस 100 को नीचे ले आए आर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, अब हम अंडर रूट में लेते हैं डिफरेंस। ये डिफरेंस हमको क्या दे रखा है? निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल हमको दे रखा है कितना? 15,000 रुपए। ठीक है ना, तो अभी जब स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 8 8 64 हो जाता है। ये डिफरेंस अपॉन 15,000, तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 15,000 डिवाइडेड बाय 64। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सिंपली क्या है, 4 से ये 16 वाली में चला गया, और ये दोनों 4 जो है 25 वाली में इधर से चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर से देखें 4 से 1 वाली में ये एक सेकंड अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी हम इधर कर लेते हैं, जैसे कि क्या ये 10 ऐसे हम इसको लिख लेते हैं 64। ठीक है, इस वाली कैलकुलेशन को हम अभी यहाँ करते हैं। तो 4 से ये 16 बारी में, 4 से ये 25 बारी में, 2 से ये 8 बारी में, 2 से ये 5 बारी में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 125। तो जब हम 15 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1875। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 8 बच गया। अब 8 से ये 2 बारी में 16 चला जाएगा, 16 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2, तो 27, तो 8 या 24 हो जाता है, तो 2 3 वाला। ठीक है, अभी 2 ऑप्शन है, तो 24 होंगे, 24 3 आ जाएगा यहाँ पे, 8 चौक 32, तो यानी कि 2 3 4 वाला आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा एकमात्र ऑप्शन है जिसका आंसर है 234.375। ये डिफरेंस हो जाएगा CISI का 12.5% 2 साल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 10% के प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 42 रुपए है, तो वह धनराशि बतानी है। तो देखिए, ये सेम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपके लिए जानबूझ के लिए रखा है, ये आपको जो है होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर जो है आपको क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर हमको बताना है। पहले से ही आंसर को हर्ट लाइक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेशेल ने प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, उसने एक वर्ष 1 के बाद 3,000 रुपए, वर्ष 2 के बाद 2,800 रुपए और वर्ष 3 के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया तो रेशेल के अंतिम किस्त के रूप में कितने राशि का भुगतान किया जाएगा? तो यानी कि तीन किस्त तो उसने दे दी है ना, 2 किस्त उसने दे दी है, और उसको अपनी आखिरी किस्त बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो घटती राशि के ऊपर ब्याज लग रहा है, तो घटती राशि को जब भी ब्याज लगता है तो हमारा वो मेथड क्या होता है? देखिए, जैसे उसने 10,000 रुपए उधार लिया रेशेल ने, तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1 का ब्याज 10 पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? 11/10 हो गया। तो टोटल अमाउंट जब अब जो बैंक को देना होगा फर्स्ट ईयर का अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 चला गया, ये 11,000 रुपए उसको बैंक को देना था, लेकिन उसने दिया कितना? 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपए। यहाँ से 3,000 रुपए हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बच गया कितना उसके पास? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए अब उसको सेकंड ईयर की हम बात कर लेते हैं, सेकंड ईयर पे, तो ये 8,000 रुपये अब फिर ब्याज लगेगा। ठीक है, यहाँ से 1 0 चला गया, ये 8800, तो ये 8,800 रुपये अब उसको देने हैं दूसरे साल के अंत में, यदि उसको सारा पैसा अपना जो है ब्याज उधार खत्म करना है तो। लेकिन उसने दूसरे साल के अंत में दिए कितने? 2800 रुपये।
ठीक है जी। दूसरे साल के अंत में दिए कितने उसने 2800 रुपए, बच कितना गया उसके बाद 6000 रुपए, ठीक है ना। ये थर्ड ईयर की बात हो रही है, तीसरे साल की। तो अब तीसरे साल पे अब उसने सारा ब्याज खत्म करना है, उसको सारा उधार खत्म करना है, तो अब उसको कितना देना पड़ेगा, अब उसको देना पड़ेगा 6600। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा 6600। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वह समय जिसमें 2000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 4220 रुपए होगी जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यानी हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 2000 पर 10% के लिए कितना 2420 रुपए, लेकिन हमें ये बताना है कितने समय पे होगा। तो देखिए एक्चुअल में है क्या, 10% का ब्याज, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक का ब्याज होता है 10 पे, तो मान लीजिए 10 की कोई चीज है ना, 10 की चीज क्या हो गई 11 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देखिए यहाँ पे तो सिंपली अगर हम देखें तो ये 2 साल की बात है, लेकिन हम यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम अपॉन 100 इंटू टाइम। अमाउंट देखिए कितना हो गया 2420, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 2000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 10% हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 10 से नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2420 अपॉन 2000, यहाँ से ये चला गया, ये 121 अपॉन 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 अपॉन 10, जब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो हमको ये सीधा सीधा सीख रहा है कि क्या है ये 11/10 का स्क्वायर, तो यानी कि टाइम कितना हो गया 2 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को हमें विदाउट पेन का करना है ना, विदाउट पेन इस्तेमाल करना है, हमें सीधा देखते हुए लग जाएगा कि ये 121 का दुगना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 यहाँ से यहाँ कट गया, 121 का दुगना हो गया, तो यानी कि टाइम जो है हमारा 2 साल आगे। हमें इसमें पेन उठाना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सालाना 20% वार्षिक 20% वर्ष प्रति वर्ष 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि उधार दी गई, n वर्षों में यह राशि दुगनी हो गई, तो वह न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करें जो n से अधिक हो। देखिए एक्चुअल में है क्या कि 20% पे कोई धनराशि दी जाती है और वो क्या हो रही है कि कुछ सालों में डबल हो जा रही है, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताना है कि वो n की वैल्यू जो है इंटीजर में बतानी है, लेकिन वो जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी n जो है बड़ी होनी चाहिए, ये जो जितने सालों में क्या नाम है धनराशि जो है डबल है। देखिए एक्चुअल में है क्या, इसको हम करेंगे कैसे। इसमें होता क्या है कि 20% का मतलब समझते हैं कि 20% का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 का ब्याज 5 पे है ना, 5 की दी गई धनराशि कितनी होगी 6, ठीक है। 5 की धनराशि कितनी होगी 6। यहाँ पे अगेन हम जो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम इंटू टी इसका फॉर्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है 1 यूनिट, अब ये दुगनी हो गई, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को जो है 1 प्लस आर अपॉन 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ये 20 अपॉन 100 हो गया, ठीक है, टी हो गया 20 से 5 टाइम चला गया, तो ये 2 अपॉन 1, तो यानी कि अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6/5, ये टाइम हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम देखें 2 इक्वल टू 6 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.2 की पावर n। अब हमें n की वो वैल्यू रखनी है जो 2 से थोड़ी सी बड़ी हो, है ना, 2 से थोड़ी बड़ी है। यदि देखिए 12 का क्यूब करते हैं तो 1728 आता है, ठीक है ना, 1728, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1.728, तो यानी कि टी एन जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, एन की वैल्यू 3 से बड़ी होगी थोड़ी सी, 3 और 4 के बीच में, लेकिन हमें क्या बताना है लीस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन एन। तो एन से जो सबसे बड़ा, एन से बड़ा छोटा इंटीजर जो आएगा, एन लीस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन एन, तो एन से कम जो बड़ा नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि 4 है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बताता हूँ। एक्चुअल में है क्या कि ये बोला जाता है कि कोई धनराशि है, मान लेते हैं वो धनराशि 1 यूनिट है, वो दुगनी हो गई कितने वर्ष में वो हमें नहीं पता, लेकिन जो वार्षिक ब्याज दर दे रखी थी वो थी 20%। तो जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो ये 1/5 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5 आ गया, ठीक है, ये 1 नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जब हमने 6 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 1.2, इसकी पावर आ गई n, ये ही n हमको एक्चुअल में क्या है टाइम जो हमें निकालना, ठीक है। यहाँ पे t लिखा है, इसको हम n लिख सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो तो हमने इसको n कर दिया। तो देखिए 12 का क्यूब करते हैं तो 1.2 का क्यूब करेंगे हम तो आ जाएगा कितना हमारा 1.728,
तो अब ये जो नंबर आएगा वो 3 से तो ज्यादा ही होगा, और 3 से ज्यादा होगा। अ, ये नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 3 से ज्यादा और 4 से कम, ठीक है। ये नंबर n, ये 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन इसने बोला है कि लीस्ट इंटीजर जो कि n से बड़ा हो, तो n से बड़ा जो होगा कम से कम 4 तो होगा ही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लेता है, ठीक है। 5 वर्षों में ऋण को भुगतान करता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्तें जो थी वो 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 रुपए थी, तो ऋण को चुकाने के लिए 5वें वर्ष के अंत में कितनी राशि जो है उसको देनी पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर और एक क्वेश्चन मैंने कराया था ये वाला, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि जो ब्याज है वो घटती शेष राशि पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। बस इसी बात का जो है हमको ध्यान रखना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ये मान लेते हैं फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। कौन से ईयर की, फर्स्ट ईयर की। तो पहले साल में उसने कितना ब्याज लिया है, उसने ब्याज तो धनराशि ले रखी है 1 लाख। अब इस 1 लाख के ऊपर अगर 10% का ब्याज हम जोड़ते हैं, तो 10% का मतलब होता है एक का इंटरेस्ट 10 पे, तो ये 11/10 हो गया। तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और ये 11, 1 2 3 4, 1,10,000 रुपए उसको एक्चुअल में देने थे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्याज देखें, इंटरेस्ट देखें, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारे पास, इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास 10,000 रुपए। तो ये 10,000 जो है इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए उसने इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी, इंस्टॉलमेंट जो उसने दी है वो कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए पे। पहले साल जो उसने इंस्टॉलमेंट दी है वो दे रखी है उसने 10,000 रुपए। तो अब बच कितने गए उसके पास, 90,000 रुपए। अब सेकेंड ईयर की अगर हम बात आएगी, तो इस 90,000 के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ब्याज कितना आ जाएगा इधर, 90,000 रुपए पर 9,000 रुपए का ब्याज आ जाएगा 10% के हिसाब से, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब इंस्टॉलमेंट क्या दी उसने, इंस्टॉलमेंट क्या दी, इंस्टॉलमेंट दी है उसने इस 90,000 में से माइनस कर देते हैं कितना, तो 20,000 रुपए उसने इंस्टॉलमेंट दे दी। तो 20,000 रुपए उसने इंस्टॉलमेंट दे दी, तो बच कितना गया उसके पास, 70,000 रुपए बच गए। अब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में उसने 70,000 रुपए पे जो उसका ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर पे, ठीक है जी, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब जो है उसने कितना, इस 70,000 में से इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी तीसरे साल में, तीसरे साल में उसने इंस्टॉलमेंट दी है 30,000, ठीक है जी। 30,000 रुपए उसने इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अब बच कितना गया उसके पास, 40,000 रुपए, ठीक है ना, 40,000। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्या, फोर्थ ईयर की हम बात करेंगे। फोर्थ ईयर पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, फोर्थ ईयर पे जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब फोर्थ ईयर में इसने इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी, अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें तो इंस्टॉलमेंट उसने ये 40,000 रुपए में से पूरी 40,000 रुपए इंस्टॉलमेंट दे दी। तो इसका मतलब कि ये बच गया 0। तो उसने सारे एक तरीके से दिए गए, प्रिंसिपल तो उसने सारा पैसा दे दिया, लेकिन अब फिफ्थ ईयर में जो उसको देना होगा वो देना होगा सिर्फ और सिर्फ उसको क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है उसने नहीं दिया, तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहले साल का इंटरेस्ट था हमारा कितना, 10,000 रुपए, है ना। अब इसमें प्लस कर देंगे हम कितना, 9,000 रुपए। फिर इसमें प्लस हो जाएगा हमारा 7,000 रुपए, फिर प्लस हो जाएगा हमारा 4,000 रुपए। तो अगर हम इस वक्त को जोड़ेंगे तो ये हमारा 30,000 रुपए का कुछ किस्त बनेगी, कितनी, 5 साल की। तो ये जो आखिरी साल जो उसको देना पड़ेगा 5 साल का, क्योंकि 5 साल की उसने यहाँ पे किस्त बनाई, 5 साल के लिए लोन लिया है, तो आखिरी जो किस्त बनेगी वो बनेगी कितना, 30,000 की। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30,000 रुपीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो ये रेलवे में अभी तक का पूछा हुआ सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर ये इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, तो आप इसको कोशिश कीजिए कि अभी समझे, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वह समय जिसमें 2,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,420 होगी, जब ब्याज, ये आई थिंक रिपीट कर गया क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 100 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए एक्चुअली में डिफरेंस बताना है हमें 2 इयर्स का 100 रुपीज पर 10%। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो इसका सेम क्वेश्चन जो है ये होमवर्क के लिए यहाँ पे डाला गया है, पहले से ही जब आपको हार्ट लाइक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 महीने के लिए निवेश किया जाता है।
जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,816 है तो निवेशित धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या था। देखिए इसके अंदर 1 ईयर 4 मंथ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब हो जाता है 16 महीने, है ना। 16 महीने की बात हो रही है, तो 16 महीने में अगर 8-8 महीने पे ब्याज लग रहा है तो ये 2 बारी लगेगा, पहले 8 महीने पे फिर 8 महीने पे। अब यहाँ पे 12 महीने का जो वार्षिक ब्याज दर दे रखा है वो 18% दे रखा है। तो हम अगर 8 महीने का निकालेंगे तो हमें सिंपली यहाँ कितना आ जाएगा, 12। पहले तो इसको हमने 3 से किया तो 6 आ गया, और 4 को दुगना कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, है ना। ये भी बता दिया मैंने कैसे किया। तो 8 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज दर, वो 12% आ जाएगी। तो यहाँ 12% लगेगा और यहाँ 12% लगेगा। तो अब हम नेट CI जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला जो हमें पता है, A प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पे ये 12 इंटू 12/100 ये हो जाएगा, है ना। तो ये 12 दूनी 24 प्लस 144, अब नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 25.44% जो हो जाएगा क्या, इसका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हमें क्या दे रखा है कि इस 25.44% की वैल्यू जो है हमको दे रखी है कितनी, 3816। हमें फिर सम निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो ये 3816 आ गया, नीचे 25.44, है ना, ये परसेंट। अब यहाँ पे 100% हो गया, इस परसेंट से परसेंट साइन चला जाएगा। अब यहाँ से ये 100 आ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधी सीधी अगर हम देखें तो ये कितना हो गया हमारा। देखिए अब इस कैलकुलेशन को हमें करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डिजिटल सम का इस्तेमाल करेंगे। अब डिजिटल सम के लिए देखिए क्या है कि नीचे जो है 3 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल नहीं, डिजिटल सम नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5 4 9 4 2 6, तो यानी 3 का डिजिटल सम आ रहा है। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 8 बारी में चला जाएगा, 24 हो जाएगा, और 4 बारी में 12, और ये फिर 8 बारी में 24। तो 3 से ये 1 बारी में चला गया, ये 2 बारी में, 7 से 21 हो जाता है, 3 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं। तो 8 8 16, 16 और 4 20, है ना। तो नीचे डिजिटल टर्म सम आ रहा है यहाँ पे, नीचे आ रहा है 2, और ऊपर कितना आ जाएगा, 7 2 9, 2 9 कट जाएगा, 2 और 1 3। तो जब भी नीचे 2 डिजिटल सम आता है तो हम उसको 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ रहा है डिजिटल सम, 15 और नीचे 10। तो इनका डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 और 1 6, नीचे 1, तो डिजिटल सम वो 6 आना चाहिए ऑप्शन में। तो देखिए 6 किसका आ रहा है, 5 और 5 10 और 1 11, ये नहीं आ रहा। 8 और 1 9 कट गया, बचा 4, ये भी नहीं है। 5 4 9, 8 और 1 9, ये भी नहीं है। 5 और 1 6, तो एकमात्र एक ऐसा ऑप्शन है ए जिसका डिजिटल सम हमारे पास 6 आ रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कुछ रकम जो है 8% प्रति वर्ष के ब्याज पर 2 साल में 1323 रुपए तथा 3 सालों में 1379 रुपए 15 पैसे हो जाती है। तो जब उसे प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें, यानी कि ये 8% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और एक ही साल का गैप दे रखा है, तो ये 1323 इधर हो गया, इनका रेशियो ले लेंगे हम 138915। अब इस पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से जो 0 आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 बारी में चला जाएगा, ये 2 बारी में हो गया, और ये 7 बारी में 35 हो जाएगा, और 35 3 38 होता है, तो ये 7 बारी में 35 हो गया, है ना। 35 और ये 4 8 बारी में 40 हो जाएगा, 3 बारी में कितना हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बारी में 12, ये 4 बारी 12, 1 बारी में चला गया। 3 से ये 9 बारी में, 3 से ये 2 बारी में, 6 बारी में, और ये 3 से 1 बारी में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है, अभी इसको जब इसको इंटू कर लेंगे 2 से 441 को 20 से इंटू कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2940। तो यहाँ पे आ रहा है 9 2 1 सेकंड, ये 3 से कट रहा है जो हमने ध्यान नहीं दिया। 3 से ये 1 बारी में चला गया, 3 हो गया, ये 4 बारी में 12 और 7 बारी में 21, 3 3 9 हो जाएगा, 0 हो गया, और ये 24 हो जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस 147 को जब 2 से इंटू करेंगे तो 1 तो ये 8 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो गया, और 4 2 8 और 1 9 2 हो गया। तो ये 2940 से हमारा कितना हो गया, ये 3087। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कितना, ये 147 का हमारे को राइज दिख रहा है। तो ये 147 कितने पे आ रहा है, 2940 पे। अब हम इसे 100 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 147 से सीधा ये 2 बारी में हमें दिख रहा है जाते हुए, 2 से ये 5 बारी में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो आ गया हमारे पास 5%, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित
ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि 10 साल के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, 75%। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 साल के अंदर इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 7.5%। तो 6 साल में अगर हम इंक्रीमेंट देखेंगे तो अगर हम 7.5 को 6 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 45%। तो यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 8,925 रुपए का ऋण जो है 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो देखिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है और इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड है, तो यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पर बात हो रही है। तो यहाँ देखिए क्या बात है, ये है कि 12 महीने की जो ब्याज दर दे रखा है वो 8% है ना। तो आधे साल की बात की जाए तो 6 महीने का ब्याज दर कितना हो जाएगा, 4% की ब्याज दर हो जाएगा। ठीक है, 4% को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/25 भी लिखते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें कि 25 की चीज हो गई 26, तो अगले महीने क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। क्या कि इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी कि बराबर। तो इसको भी हम 26 से इंटू कर देंगे, यहाँ 26 का स्क्वायर हो रहा है तो ये भी 26 से इंटू हो जाएगा। आगे की इक्वेशन इधर करते हैं। ठीक है, तो जब हम 25 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मतलब हमारा क्या आएगा, 650। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, अब यहाँ पे 626 का स्क्वायर कितना होता है, 676। ये भी 676। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8,925 किसकी वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है इसकी वैल्यू। तो 1275 की जो वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 8,925 क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है 7 गुना। तो हमें किस्तों की वैल्यू निकालनी है, कितनी, प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो प्रत्येक किस्त 676 रुपए की है तो ये भी 7 गुना हो गई। तो जब 676 को 7 से इंटू करेंगे तो ये 7 6 42 होता है और 49 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 53 है ना। तो ये 32, तो 5 आ गए। तो लास्ट में 32 वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं से हमने निकालेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी 2100 रुपए उधार लेता है और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है भुगतान करने का निर्णय लेता है। तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहले से जब आपको हॉट लाइक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपए की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज में की जाती है। तो 2 वर्ष की अवधि में अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि का अधिक प्राप्त होगा। देखिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम यहाँ पे राम का कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम दीप्ति का। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको नेट सीआई बताने का फॉर्मूला बताया वही हम काम करेंगे। तो 2 वर्षों की अगर हम बात करें, जहां यहाँ पे ईयरली लग रही है ना, ईयरली यहाँ पे लग रहा है, तो 30% की बात हो रही है। तो अगर हम 30% की बात करें यहाँ पे, तो 30 + 30 है ना, +30 × 30/100। तो यहाँ पे ये अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 69% आ जाएगा, जो राम को 2 साल का नेट सीआई है ना। इसको हम नेट कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 69%। अभी दीप्ति की बात करें तो दीप्ति का 12 महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो 30% दे रखा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें 8-8 महीने पे इसको लग रहा है ना। तो 8 महीने का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 महीने का आ जाएगा कितना हमारे पास, 20%। ठीक है, 8 महीने के लिए क्या करा हमने, इसको पहले 2 से इंटू करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से इंटू डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से डिवाइड किया तो 15, और 15 को 2 से सॉरी कितना इसको हमने 3 से डिवाइड किया यहाँ पे दोनों जगह, तो ये 10 हो गया और 10 का दूना कर दिया तो 20, तो यानी 8 महीने का। अब 8-8 महीने की बात होती है तो देखिए यहाँ 3 बारी में लगेगा हर 8 महीने पे, यानी कि ये 3 बारी में लगेगा कितना, 20%। ठीक है, 20%, यहाँ भी 20%। तो अगर इसका नेट सीआई निकालते हैं तो वो 44% आता है 2 साल का, ये याद रखें। 20% का 44% आ गया। 10% की अगर हम बात करें तो 21% 2 साल का, 3 साल का हो जाता है, तो हमारा कितना हो जाएगा। ये सब हमें सिंपली बहुत इजी होता है याद रखना है। तो 2 साल का तो हमें 44 प्लस तीसरे साल के लिए हमने 20 और ऐड कर दिया, तो 44 × 20/100 है ना। तो ये हमारा 64 हो गया, प्लस ये कितना हो जाता है हमारा 880/100। तो 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये 72.8% आ गया। तो अब इसका डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 3.8 का। तो ये 8,000 रुपए पे 3.8% का डिफरेंस जो है दीप्ति को ज्यादा मिलेगा। तो ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, इस पॉइंट से 1 जीरो चला गया। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो 8 8 64, 8 24 और 6 30, तो यानी कि 3 से 4 रुपए ज्यादा मिलेंगे, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 25,000 रुपए की राशि को क्रमशः 4, 5 और 6% के 6% पर पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया जाता है। तो 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी होगी ये हमें बतानी है। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है सेम, इसमें भी हम नेट सीआई का फॉर्मूला लगाएंगे। अब नेट सीआई का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए कि अगर हम 4%, 5% और 6% की बात करें, पहले इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 4 + 5 + 4 × 5/100, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 20/100, तो ये आ जाएगा 9.2%। ठीक है जी। अब इसको और इसको हमें जोड़ना है, तो ये 9.2 + 6 + 9.2 × 6/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये 15.2 आ जाएगा, और ये 0.552 आ गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 15.752% ये हमारा हो गया। तो इस परसेंट की वैल्यू कितनी, 25,000 की। तो यानी कि 25 नहीं 2.5 लाख, 25,000 नहीं 2.5 लाख, 2 2 4 और 1 1 5, तो ये 2.5 लाख पे 15.752% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये 2% से तो ये 2% चला गया। अब ये नीचे आ जाएगा कितना, 3 जीरो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। 5 से ये 5 बारी में, 5 से ये 2 बारी में, 2 से ये हमारा 7 बारी में 14, 8 बारी में 16, 7 बारी में 14 और 6 बारी में 12। तो 5 को जब हम 7 8 7 6 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 7 5 35, 35 और 3 8, तो 8 जीरो लास्ट में। तो ठीक है, फिर 3 आ गया, तो 8 पंजे 40 और 3 43, तो 43 43, तो 380 वाला आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 3 डिजिट 380, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के बीच 5,309 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि 6% की प्रति वर्ष की दर से ब्याज चक्रवृद्धि किए जाने पर 4 वर्ष के बाद ए की राशि और 6 वर्ष के बाद बी की राशि जो है बराबर हो जाती है, समान हो जाती है। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है। तो ये हमें बताना है कि कितने कितने रुपए आपस में बांटे। तो देखिए इसके अंदर सिंपली वाला फॉर्मूला लगता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल R + 1 + R/T। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, है ना। तो दोनों को क्या है, अमाउंट जो है दोनों का बराबर हो जाता है ना। एक का 4 साल के बाद, एक का 6 साल के बाद। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो एक को मिला है प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% की बात हो रही है, ठीक है ना। टाइम जो है ए को कितने साल का, 4 साल के, ये बराबर हो जाता है किसके, बी के, कितना 6% पे ही मिल रहा है लेकिन वो 8 साल, ठीक है ना। 6 साल 4 साल और 6 साल, सॉरी 6 साल पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रिंसिपल का रेशियो निकालें ए और बी का, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 + 6/100 का, ये 6 हो गया, 1 + 6/100 का पावर 4। तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो ये पावर जो होती है माइनस हो जाती है ना। तो प्रिंसिपल ए अपॉन प्रिंसिपल बी, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 में से 4 गए तो स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 3 था और ये 2 5 था, तो ये 53 का स्क्वायर अपॉन 50 का स्क्वायर, ये प्रिंसिपल ए और प्रिंसिपल बी का रेशियो हो गया। तो 53 का स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं कितना होता है, ये होता है हमारा 2809 और 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हम सम देखेंगे तो ये सम जो है बराबर है किसके, 5,309 के। तो यानी कि यही इनका धनराशि का डिवाइड हो गया कि इन दोनों में कितनी धनराशि जो है बांटी गई होगी। तो इसका सही आंसर जो क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज 82 रुपए है, 8200 है, तो वर्ष में समय अवधि कितनी हुई। तो देखिए हमें टाइम बताना है ना। तो टाइम क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये 80,000 रुपए है ना, 80,000 जो है कितने हो गए, ये हमारे 8800, ये हो गया हमारे, जब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है ना जी। अब इसको हम 4 से करते हैं, तो 4 2 8 यानी 2 4 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400 हो, और ये 2 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 400। तो अब यहाँ देखिए सिंपली हमें दिख रहा है ये 20 का स्क्वायर है, वो ये 21 का स्क्वायर है।
है ना, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है एक्चुअल में यही टाइम होता है ना। तो ये कितने सालों पे दी गई होगी धनराशि, ये 2 सालों के लिए दी गई होगी। तो टाइम कितना आ गया इसका, 2 साल। बहुत आसान तरीका है ना। अब हम फॉर्मूला लगा के करते हैं तो भी हम ऐसे वो भी यही तरीका है, सेम तरीका आया, ये तरीका फॉर्मूले से ही है ना। कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता, सब फॉर्मूला को ही ड्राइव करके निकाला गया होता है। तो ये जो रेशियो आया हमारा 20 का 21 पे, 2 स्क्वायर पे, तो ये स्क्वायर टाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक धनराशि जो है ना चक्रवर्ती ब्याज पर 10 सालों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान ब्याज की दर को 4 गुना हो जाएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, 2 गुनी हो गई कितने, 5 सालों के अंदर हो गई, है ना। तो इसको हम 2 की पावर 1 भी ले सकते हैं। अब हमें क्या कहता है कि कितने वर्षों में समान धनराशि 4 गुना, तो ये 4 गुना, तो इस 4 गुना को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना 1 हो रहा था, ये जो पावर थी, अब ये जो पावर है 2 की, तो ये 5 गुना 2 हो गया, तो यानी कि 10 साल। तो यही इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिस नहीं छोड़ना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 28 रुपए दिया। यदि ब्याज की दर 4% हो तो निवेशित राशि बतानी। अब देखिए क्या है, वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, अब अंडर रूट डी बाई पी हो जाता है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना दे रखा है, 4%, तो 4/100। अब यहाँ पे डिफरेंस हमको कितना दे रखा है, 28, है ना। तो हमें अमाउंट यानी प्रिंसिपल निकालना, 4 से ये 25 बारी में चला गया, तो स्क्वायर रूट जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाता है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 28/P। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ से ये 25 का स्क्वायर यानी कि 625 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। अब यहाँ पे कई लोग क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हमें 7 और 4 का मल्टीपल है, तो हमें ऑप्शन देखना है ये ऑप्शन में कौन सा 7 का मल्टीपल है। देखिए ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7, 14, 35, तो यानी कि एकमात्र ऐसा ऑप्शन है डी ऑप्शन जो कि 7 का मल्टीपल है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 17,500। था ना सॉल्यूशन मजेदार। देखिए ये था अंत CISI का रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर हमने 1997 से लेकर अभी तक के जितने क्वेश्चन हुए उसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई। ये सारे वो बेस्ट क्वेश्चन थे रेलवे एग्जाम के जो अभी तक पूछे गए थे। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, आपको सच में कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत